Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, welcome to Romeo Study Zone, and today we are now proceeding towards our next lecture of chemical kinetics, that is first order reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, और हमने हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ देखी थी. हम कह सकते हैं कि थियोरेटिकली वी कैन नॉट कैलकुलेट द टाइम कंप्लीशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितना टाइम होगा, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, पेन या कॉपी की हेल्प से नहीं कर सकते. वो कंप्लीट तो होगी लेकिन हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते. सेकेंडली, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था. न्यूमेरिकल में बेसिकली स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरीज थी कि भाई हमारे पास लोगरिथम नहीं आता. वैसे मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स पर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे लोगरिथम का थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, थोड़ा बहुत नहीं, और एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर क्या होता है उसका यूज़ होता है. लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं आती है लोगरिथम का एल भी नहीं आता है तो उनके एल ही लग जाएंगे, समझ रहे हो ना तुम. तो यहाँ पर अब हम लोगरिथम का थोड़ा बहुत बेसिक कवर करते हैं, बिकॉज आप डिफरेंशिएशन एवं इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे. अगर उसको भी नहीं जानते हैं तो भाई तुम्हारी तरह कोई मतलब नालायक है नहीं. मतलब वैसा इतना यूज़ नहीं होगा, अपने कैलकुलेशंस में भी यूज़ नहीं होगा. जो भी आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ था, जो कुछ भी मैंने कवर कराया था वहीं पे उसका यूज़ होता है, बाकी उसका कहीं भी कोई भी यूज़ नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम को. तो लॉगरिथम को मैं इन डेप्थ के साथ तो डील नहीं कराऊंगा इसके साथ, लेकिन जितने हमारे लिए रिक्वायरमेंट है उतने हम इसको करते हैं. तो बेसिकली लॉगरिथम क्या होता है, ये सब कुछ देन थी एक नेपियर साइंटिस्ट थे. जब हमारे यहाँ पर मुगल काल था या फिर अंग्रेज शासन चल रहा था, जब यहाँ पर तलवारें दंदना रही थी, उस टाइम एक जॉन नेपियर का नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस लॉगरिथम नाम रखा, इस चीज़ को खोजा. तो उस टाइम में वो काफ़ी इरिटेटिंग था. उनके जो मैथ्स के वाले टीचर थे वो सोचते थे कि पता नहीं ये उल्टा सोचता रहता हमेशा, और स्कूल से बंक मारता रहता था. और रोम की पहाड़ियों में जाकर इसी लॉग के बारे में उन्होंने डिस्कवरी की. सोचिए, जहाँ पर हमारे यहाँ पर स्कूल में जाने बच्चों ने सीखा भी नहीं था वहाँ पर इन्होंने इसकी खोज भी कर डाली और अपने नाम से एक ई नेपियर कांस्टेंट भी दिया था. खैर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. अपने टॉपिक पे आते हैं और सीखते हैं लॉगरिथम को क्या होता है. बेसिकली स्टार्टिंग से ही बेसिक से ही हमारे पास मान के चलो एक नंबर है कुछ 36. मैंने बोला यहाँ पे 36 क्या है, आपका एक नंबर है. अगर मैं इस 36 के लिए आपसे पूछूं कि ये 6 की पावर 2 कितना होता है, 36 होता है ना, बिल्कुल. या फिर मैं इसका अपोजिट पूछ लूँ, ये तो हम सोचते थे, लेकिन नेपियर कैसे सोचता था. नेपियर सोचता था कुछ इस टाइप से. वो कैसे सोचता था, देखो, वो सोचते था लोग इन्होंने आगे लगा दिया और यहाँ पर बेस जोड़ा, बेस क्या आपका 6, और यहाँ पर वो नंबर जिसका हम निकाल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कैसे कि 36 6 की कितनी पावर है, तो वो कितनी पावर है बताओ भाई, 2. तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर log ऑफ 36 2 बेस 6 दैट इज 2. बोलो, बात समझ में आ रही है. अगर मैं आपसे पूछता हूँ log ऑफ 2 बेस 2 की कितनी पावर है, 1, तभी तो क्या आएगा, 2 आएगा. अगर मैं आपसे पूछता हूँ log ऑफ 27 2 बेस 3, ये कितना है आपका 3. अगर मैं आपसे पूछता हूँ log ऑफ 1/8 2 बेस 2, बताओ कितनी पावर है, 2 की कितनी पावर है, 1/8 नंबर आएगा, बताओ वो कितना है, 3. सेकेंडली, अगर मेरे पास log ऑफ 2 बेस 1, 2 की मैं कितनी पावर लगाऊं कि यहाँ पर 1 आएगा, कितना आएगा, 0. क्या आएगा, 0 आएगा. तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि log सब कुछ देता है. log सब कुछ देता है, मतलब आर रेंज इक्वल टू सब कुछ देता है. भाई क्या देता है, log हमारे लिए सब कुछ देता है. अब जाहिर सी बात है ये log है, तो जहाँ तक बात करी जाए, नेपियर ने ऐसे सोचना स्टार्ट किया था कि यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे इसे, log ऑफ जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं 2 बेस, जो बेस है दैट इज कितनी पावर लगाएं हम, मतलब कितनी पावर लगाएं. यही क्या था नेपियर का, क्या था
फंडा था जिसको आज के मॉडर्न ज़माने के लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, लॉगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं। तो ये होती है आपके पास लॉग फॉर्म। क्या होती है ये, लॉग फॉर्म। क्या होती है, लॉग फॉर्म होती है। ठीक है भाई, लॉग फॉर्म होती है। तो यहाँ पर मैं अगर मान के चलूँ, कैसे लिखेंगे इसे, लॉग ऑफ ए बेस एन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से लिख देंगे। तो ये होती है अपने पास लॉग फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म, जैसा हम सोचते हैं। तो यहाँ पर ए की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास नंबर आएगा। क्या आएगा, नंबर आएगा एक। बिल्कुल समझ में बात आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, लॉग फॉर्म, और ये क्या है, इसकी एंटी लॉग फॉर्म। क्या है, एंटी लॉग फॉर्म। ये इसका जस्ट अपोजिट है। तो ये लॉग फॉर्म हो गई, और ये दूसरी कौन सी होगी, एंटी लॉग फॉर्म। तो कोई भी नंबर होता है वो टू टाइप से एक्सप्रेस किया जाता है। एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू टू फॉर्म्स। और वो दो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, पहली आपकी लॉग फॉर्म, और दूसरी कौन सी आपकी, एंटी लॉग फॉर्म। एंटी लॉग फॉर्म। हमारे पास दो फॉर्म कौन सी है, लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म क्या आपके पास, लॉग ऑफ कोई नंबर है आपका, बेस ए कितनी पावर, ठीक है, और ये वाला अपना ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एनी नंबर। ये हमारे पास लॉग और एंटी लॉग फॉर्म होती है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ यहाँ पे, मान के चलो मैंने पूछा आपसे कि एंटी लॉग ऑफ 4/3, जैसे मैंने पूछ लिया आपसे एंटी लॉग ऑफ 4/3 टू बेस ऑफ 27। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी लॉग निकालना मेरे को। एंटी लॉग का मतलब वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। टू बेस कितना है यहाँ पर 27। तो 27 अगर आपका बेस है, पावर कितनी है यहाँ पर 4/3। बताओ इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/3 लिख सकता हूँ कि पावर 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। ठीक है, तो वहीं पर अगर मुझे log ऑफ 81 निकालना है तो क्या आएगा, बेस क्या बनेगा बताओ। अगर यहाँ पे बेस बनाना चाहूँ तो क्या आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा ये 4, कितना आएगा 4 आएगा। तो log ऑफ 81 कितना होता है, अगर आपके बेस 3 है तो कितना होगा ये 4 होगा। कितना होगा भाई 4 होगा। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा बेसिक था किसका, लॉगरिथम का। उसके अलावा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर पहली क्या है, अगर आप किसी नंबर का लॉग निकाल रहे हो और जो नंबर है वही उसका बेस है, तो ये हमेशा और हमेशा यहाँ पर क्या होगा आपका 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। बशर्ते एक कंडीशन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है भाई, लॉग हमने सीख तो लिया लेकिन लॉग की कुछ 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जो हमेशा लॉग फुलफिल करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे मान के चलो क्वेश्चन के फॉर्म में ही करा देता हूँ। जैसे आपसे पूछ रहा है log ऑफ 8 बेस 8 मतलब कितना आएगा 1 आएगा। log ऑफ मैं पूछता हूँ 2 बेस 2 कितना आएगा 1 आएगा। तो जितना नंबर उतना ही उसका क्या होगा बेस होगा, तो हमेशा उस log की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। या फिर log 10 बेस 10 log ऑफ 10 बेस 10 दैट इज इक्वल 1 होता है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जैसे इसमें दे रखी है आपकी y इज इक्वल टू log ऑफ
बी ए। अब यहाँ पर आपका जो बेस है वो और जो नंबर है वो भी क्या है आपका डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, तीन कंडीशन के साथ हमारा लॉग जाएगा कि यहाँ पर आपका जो बेस है, बेस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बेस आपका क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, और ए भी क्या होगा आपका नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज कौन फुलफिल करता है आपका लॉग फुलफिल करता है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप जानते हैं, शायद जानते होंगे कि भाई जो हमारा e की पावर x होता है और ln x होता है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है इनवर्स फंक्शन है। तो आप जनरली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपने ग्राफ प्लॉट देखा होगा कि इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। कैसा होता है, इस टाइप का इसका ग्राफ होता है, इस टाइप का। ठीक है, ये किसका होता है e पावर x का होता है, और ये किसका होता है आपका इस वाले का होता है। दोनों ही क्या होती है एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। क्या होती है भाई, दोनों ही आपकी एक दूसरे की क्या होती है मिरर इमेज होती है। क्या होती है भाई, मिरर इमेज होती है। ठीक है, ऐसा टाइप का ग्राफ होता है। अब ये जो झुका होता है ना, झुका होता है ये ln x, तो हमेशा ये झुका रहता है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, स्टेट डिक्रीज नहीं होता। इसीलिए हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, जो आपका बेस है, जो आपका जो सॉरी आपका ये है, बेस कभी भी वन नहीं होगा। अगर बेस अगर वन हो गया तो कबाड़ कर बैठोगे। क्यों कबाड़ कर बैठोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका बेस वन हो गया तो ये स्ट्रेट प्लॉट होगा ये ग्राफ, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं होगा। खैर ये तो मैथमेटिकल का एक और ग्राफ होता है इसका, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन उस चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। ये तो हमारे लिए इररिलेवेंट चीज़ें हो गई। ठीक है भाई, तो हमें अपने पॉइंट पर डिस्कस करना है कि तीन शर्तों के साथ हमारा लॉग जाएगा। पहला आपका b ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और b डज नॉट इक्वल टू जीरो, और a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, और a जो होता है यहाँ पर वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, और a कभी भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए कभी भी आपका वन नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर ए वन हो गया तो आपका ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं होगा। ये तीन शर्तें हैं जो लॉग फुलफिल कराता है, ये तीन कंडीशन के साथ लॉग आगे प्रोसीड करता है। ठीक है भाई, उसके बाद हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की। जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो है लॉग ऑफ बी बेस ए प्लस के लॉग ऑफ बी बेस सी। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पर जो जिसका हम नंबर निकाल रहे हैं उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ बी ए इंटू सी। ठीक है, सेम इसी टाइप से अगर ये माइनस हो रहे हैं तो लॉग ऑफ ए बी बेस माइनस के लॉग ऑफ बी बेस सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा लॉग ऑफ बेस बी ए अपॉन के सी। ठीक है, जैसा हमने वहाँ पे पढ़ा था एक जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल रहे थे तो वहाँ पे भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था, इस वाले को। ठीक है, तो ये भी अपना एक क्या है लॉग की एक प्रॉपर्टी है। लॉग का क्या है एक फॉर्मूला समझ लीजिए, या फिर जो हमारे लिए आगे बेनिफिशियल होगा वो है ये। ठीक है, और उसके बाद है हमारा पांचवा लॉग ऑफ बी बेस ए की पावर m। अब यहाँ पर जो नंबर है अगर उसके ऊपर पावर है तो यहाँ से ये उछल कर कहाँ आ जाती है आगे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा m इंटू लॉग ऑफ ए बेस b, इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा क्या होता है कुछ रूल होता है। उसके बाद क्या होता है एक हमारी बेस चेन थ्योरम होती है, बेस चेन थ्योरम भी होती है। ठीक है, चेन थ्योरम, बेस चेन थ्योरम हमारी होती है कुछ इस टाइप से। अगर हमें लॉग ऑफ बी बेस ए निकालना है इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय लॉग ऑफ बी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में, कई बार जब लॉगरिथम का यूज होता है। और आईआईटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है ये बेस चेन थ्योरम होती है। तो लॉग ऑफ ए, तो यहाँ पर अगर आपने सोच लिया इसको बेस चेन थ्योरम बोलते हैं। बेस चेन थ्योरम क्यों बोलते हैं, अगर आपने सोच लिया कि मेरे को यहाँ पर बेस को टर्मिनेट करना है और मुझे अपने अकॉर्डिंग नंबर यहाँ पे चूज करना बेस,
आप लगाते हो, जैसे मान के चलो आपका लकी नंबर है कुछ 2, तो आप यहाँ पर 2 लगा दोगे। अगर आपने कुछ नहीं भरा तो सरकार अपने आप भर देगी भाई, यहाँ पर सरकार ऑटोमेटिकली आप भर देगी कि यहाँ पर ई होगा, बेस क्या होगा, ई होगा। या तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर बेस क्या होगा, ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खुद आपको भरना पड़ेगा, या फिर आप का ई हो जाएगा। और ई होगा यहाँ पर वो क्या कहलाता है आपका ln, जिसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, ln। जो ln डिस्कस कर रहे थे ना हम, वो आपका नेचुरल लॉग होता है। क्या होता है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है भाई, ये नेचुरल लॉग होता है जो लॉग ई बेस पे लिखा जाता है। ठीक है, 2 टाइप के हमारे पास लॉग होते हैं, एक तो आपका नेचुरल लॉग, और जो हमारे लिए यूज़ होंगे उनको कौन से बोलते हैं हम, कॉमन लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग, जो हमारे लिए 10 बेस पे लिखे जाते हैं। ठीक है, 10 बेस ऑफ जो कुछ भी है, ठीक है, इस टाइप से लिखे जाते हैं, वो हमारे लिए कॉमन लॉग्स होते हैं। तो ये बेस चेंज थ्योरम होती है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके यूज़ होगी, लेकिन मैंने बता दिया। उसके बाद आपके पास 1-2 और कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा, हाँ, ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग। एक और है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग ये क्या होती है, लॉग, अगर आपका लॉग किसी एक नंबर के ऊपर लगा हुआ है, अगर आपका कोई जो लॉग है वो किसी नंबर के ऊपर लगा हुआ है, और जो इस लॉग का जो नंबर है वो क्या हो, जिसके ऊपर लगा हुआ वो यही हो, तो यहाँ पर क्या होगा, वैसे काट देते कई लोग, लेकिन हम जीव हत्या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, ये कई चीज़ मैथमेटिक्स में ऑटोमेटिकली क्या होती है, अंडरस्टेबल होती है, तो इसीलिए मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका लॉग बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगर आपका जो एक नंबर है, किसी नंबर के ऊपर अगर लॉग लगा हुआ और उसकी पावर वही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ यहाँ पे 4 की पावर लॉग बेस भी 4 है आपका, और यहाँ पर आपका 5 है, तो यहाँ पर इसका जो लॉग की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। समझ में आया आप, बिल्कुल, हाँ, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग होती है। उसके बाद क्या होता है, 1-2 पॉइंट और बच रहे हैं शायद, ये फिर प्रैक्टिस रीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा देता हूँ इनको, ठीक है। एट्थ क्या है आपका, log e बेस x, log e बेस x, या ये क्या होता है आपका, अभी बताया था ln x होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसे। ठीक है, और अगर आपका ln e की वैल्यू निकालनी है आपको, ln e की वैल्यू होती है आपके पास 1। ठीक है, वैसे आप इस चीज़ को जानते होंगे, मैंने पहले बता दिया, अगर log 10 बेस 10 है तो ये 1 रहता है, अगर log e बेस e रहता है ये कितना रहता है, 1 रहता है ये। ठीक है, उसके बाद ln x को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ln x को कन्वर्ट करने जा रहा हो log में, तो क्या किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 log 10 बेस x। ठीक है, ये होता है हमारे पास, ये कुछ 9 बेसिक फॉर्मूला हैं जो आपके लिए लॉगरिदम में यूज़ होंगे। ठीक है, ये 9 ही आपको ध्यान रखने, बेसिकली ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं अपने डेरिवेशन जब सॉल्व करेंगे किसके, केमिस्ट्री के। और तो शायद कोई ऐसा नहीं होगा, ये भी कभी कभी यूज़ हो सकती है। बाय द वे अगर 90% तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन 10% यूज़ हो सकती है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई, ये लॉगरिदम के क्या है, हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ मतलब जब हमने ln x को डील किया था, तो यहाँ पर आपको पता है कुछ, जब हम t हाफ निकाल रहे थे, तो हमारे पास ln ऑफ 2 डिवाइड बाई k आया था। इसका मतलब पता है क्या है, बताओ क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये log के अंदर चेंज करके दे रखा था, और log के अंदर अगर मेरे को चेंज कर रखा है ये, तो हम इस ln ऑफ x को ln ऑफ 2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे, इस वाले से। वो कैसे करेंगे, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2, log 2 में कन्वर्ट हो गया, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301 डिवाइड बाय k।
तो ये हमारा क्या होता है 0.693 अपॉन के क्या आ जाता है हमारा टी हाफ आ जाता है। क्या आ जाता है? टी हाफ आ जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब हम इसको रेज करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़े क्वेश्चन की कि क्या था हमारा लॉगरिदम, और लॉगरिदम के बेस पर कुछ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनने ज़रूरी है। इन फॉर्मूलाज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ नहीं, 8-10 फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, और कुछ नहीं है। आपके लिए मैंने जो कुछ बता दिया है। रेज नाउ। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपका लॉग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लॉग पढ़ रहे हैं, वो कॉमन लॉग की प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको। ठीक है, कॉमन लॉग का मतलब वो मैक्सिमम किसके बेस पर होंगे? आपके 10 बेस पर होंगे। मतलब उनका बेस कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं जैसे पूछ रहा हूँ, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, इसको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है log 3 की होती है 0.477। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपको ध्यान रखना। बाकी खुद ब खुद वो डेराइव हो जाएंगे उनके पास। उनके लिए हमारे पास जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। तीसरा, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ log 4, बताओ log 4 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 की पावर 2। अब मैंने आपको बताया था कि पावर यहाँ से उछलकर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। अगर पावर आगे ले लिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.301 क्या बन जाएगा? log 2 की वैल्यू बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बनेगी? और ये यहाँ पर कितना आएगा? कितना आएगा? 206, 0.602 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी log 4 की। अगर इसी टाइप से मैं पूछता हूँ आपसे log 5 की वैल्यू, log 5 को कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने बताई तो है नहीं आपको log 5 की वैल्यू। log 5 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होगा मैं क्या लिख सकता हूँ इसको। मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। अगर ये डिवाइड में है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? log ऑफ 10 माइनस के log ऑफ 2। बताओ log ऑफ 10 कितना होता है? 1, और log 2 कितना होता है? 0.301। यहाँ पे ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 019, और ये 6, और ये 9, 0.699। ठीक है, इतनी क्या आएगी? log 5 की वैल्यू आएगी। अगर मैं पूछता हूँ log 6 की वैल्यू, किसकी पूछता हूँ? log 6 की वैल्यू। बताओ 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ 2 × 3। और अगर मेरा log मल्टीपल हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? log ऑफ a कौन है यहाँ पर? 2, log ऑफ b कौन है यहाँ पर? 3। log ऑफ 2 कितना होता है? 0.301 प्लस के 0.477। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 0.903। 0.903 के अप्रॉक्स क्या आएगी? log 6 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की। देखो log 8, अब इनको आप खुद ट्राई कीजिएगा। log 8 आपको कैलकुलेट करना है, log 27 कैलकुलेट करना है, log 27 कैलकुलेट करना है, और log आपको कैलकुलेट करना है 9, log 9 कैलकुलेट करना है। ठीक है, log आपको कैलकुलेट करना है log 2 × 10⁻3। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे log, यहाँ पे 9 हो गया, 10, 11 और ये 12, log ऑफ 12 × 10⁻³ ये आपको कैलकुलेट करना है। और भाई बस इनको ही ट्राई करना है, बाकी तो आपके लिए सब आसान है। log 15 भी कर सकते हो आप, log 15 हो गया, log 5/2 हो गया। ठीक है,
log 15 और 14 है आपका log 5/2 हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताया आपको, log ऑफ 5 माइनस के log ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, log 5 कितना आता है 0.699 माइनस के 0.301, दैट इज़ फाइनल वैल्यू ऑफ log 5/2। उसके बाद इसको भी कर सकते हैं आप। इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको आप करोगे यहाँ पर log ऑफ 3 × 5। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, log ऑफ 3 प्लस के log ऑफ 5। इसमें क्या होगा बताओ भाई, log ऑफ 12 × 10⁻³ इसमें आप इन दोनों को खुद करके दिखाइए। वैसे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 प्लस के log ऑफ 2 प्लस के log ऑफ 10⁻³। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0.301 हो जाएगा प्लस के 3 आगे आ जाएगा और log क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, और वो कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं आप। तो इसको कैसे करेंगे, log ऑफ 12 प्लस के log ऑफ 10⁻³ पावर आगे आ जाएगा और log 10 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इनको आप कर सकते हैं। बाकी और तो कुछ आई थिंक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है सब कुछ। बस एक बार थोड़ा सा ट्राई करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। अब देखो एक क्वेश्चन, जो बेस चेंज थ्योरम थी वो आपको मैंने बताई थी। बेस चेंज थ्योरम के बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, बेस चेंज थ्योरम। क्योंकि जो अपनी सब थ्योरम थी उनमें से किसी के साथ ये रिलेट नहीं करता। अगर मैं पूछता हूँ log ऑफ 5 बेस 2, log ऑफ 5 बेस 2, क्योंकि ये नेचुरल log है, ये मतलब ये आपका कॉमन log के अंदर नहीं आता, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, बेस कितना नहीं है इसका, 10 नहीं है। तो इसको यहाँ पर बेस चेन रूल आपने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको। अगर आपका log ऑफ a log ऑफ b बेस a आ जाता है तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं हम, log ऑफ अपने तरफ से भर दो, मैं भर देता हूँ यहाँ पर कुछ 10 और यहाँ पर a अपॉन के log ऑफ b बेस रख दिया मैंने, 10 रख दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसका भी होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, log ऑफ 5 बेस 10 रख दिया मैंने, अपॉन के log ऑफ 2 बेस कितना 10 रख दिया। ठीक है, इसका आप जानते हैं कि ये डिवाइड में आ चुके हैं। अब आप इनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप कर दोगे इनको, आई थिंक बिल्कुल कर दोगे ना। हाँ, उसके बाद और तो कुछ नहीं है लॉगरिदम में। अगर मैं पूछता हूँ आपसे एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन, आपकी बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। 13वां ये हो गया आपका 14, 15। log ऑफ 2 बेस एट 1/3 इसका कैसे निकलेगा बताओ, 1/3 इसका कैसे निकलेगा बताओ। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ 2 बेस, उसके बाद क्या है यहाँ पर, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, अपॉन के 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, ये मैंने थ्योरम पढ़ाई थी ना, क्योंकि यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, log ऑफ 2 बेस, और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 2, और ये कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन थे। इतना डिफिकल्ट आई थिंक आपको अब लग रहा होगा कि हम सभी चीज़ों को, सभी जो भी लॉग यूज होंगे, ये तो मैंने काफ़ी हाई लेवल तक पढ़ा दिया आपको, लेकिन इतना डिफिकल्ट वहाँ पे नहीं हुआ आई थिंक आपको। आप खुद देख लीजिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैं पूछता हूँ आपसे log ऑफ sin 30 इसका बेस है, log ऑफ cos 60 2 बेस sin 30, और sin 30 कितना होता है बताओ, sin 30 कितना होता है 1/2, और किस नंबर का 1/2, तो 1/2 की पावर कितनी रखें कि कौन सी आइडेंटिटी बन गई अपनी, ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, log n, और ये कितना पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में 1 पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था अगर वो नंबर है आपका। बट मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो ये नंबर है, जो ये बेस है, ये आपका 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा ग्राफ कैसा नहीं जाएगा फिर,
स्ट्रेट चला जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं होगा, बूढ़ा ग्राफ नहीं बनेगा। बूढ़ा ग्राफ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसकी हरकतें क्या हैं, बूढ़े वाली है। ठीक है, आप देखो log 10 कहाँ पे है, हाँ log 10 देखो 1 होता है ना, आपने 10 बोला इसने 1 दिया, log 10 कितना होता है 1। आपने 100 बोला इसने कितना दिया, यहाँ पर 10 दिया। ठीक है, log 100 कितना होता है, अगर बेस 10 है तो 10 होता है। तो जितना आप दोगे वो आपको सिंगल, मतलब काफ़ी बूढ़े वाली हरकत होती है इसकी। ठीक है, आप इस चीज़ को जानते होंगे शायद। तो ये लॉगरिदम था जो मैंने आपके लिए समझा दिया है। तो आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आई हैं तो फिर एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। जैसे मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, हाँ एक सिंपल क्वेश्चन तो रह ही गया हमारा वाला, ये 16 हो गया ये क्वेश्चन, ये 17 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर बड़े सोच समझ के दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास कुछ, log of 1045 को log of cot 45 टू बेस 1045। अब देखो log 1045 कितना होता है, 1 होता है, और ये नंबर भी कितना है 1 है, तो 1 की पावर 1 कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ये गलत है, क्या है ये, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेस आपका 1 रहना ज़रूरी नहीं है, मतलब 1 नहीं होना चाहिए बेस। क्या नहीं होना चाहिए, 1 आपका बेस नहीं होना चाहिए। तो ये 1 बेस नहीं होगा तो ये क्या होगा आपका, नॉट डिफाइन। क्या होगा, नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और पूछ लें आपसे, जैसे पूछ ले कुछ, log of 3/2 बेस 1, तो ये भी आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक था, पढ़ाने को तो इलैबोरेट करके बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको आप जो भी आपके लिए मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, ये सब प्रॉपर्टीज़ थी, ये कहाँ से हैं, ये आई हैं आपके प्रूफ से। 11th या 12th, मतलब आप अगर जेई के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर इन एक एक थ्योरम को यहाँ पर निकाला जाता है कि कौन सी थ्योरम कहाँ से निकली है और कैसे निकली है, उसका कैसा कैसा रूल है, कैसा नहीं है। तो प्रूफ करने में ही बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो इतना सफिशिएंट है जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ पर लॉगरिदम। तो इरेज करें इसे, फिर हम अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिकॉज अब आपको फर्स्ट ऑर्डर टाइप के रिएक्शन सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पर फेस नहीं होगी। तो अभी हमने आपको लॉगरिदम सिखाया था, अब वापस लौटते हैं अपने वही टॉपिक पर, उन्हीं टॉपिक पर जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया था, और लॉगरिदम में भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। फाइनली इतना ही ध्यान रखना, लॉगरिदम का बेसिक फंडा क्या है, आपको ये बताना पड़ता है कि कोई नंबर है उसकी किसी बेस की कितनी पावर चढ़ाएं कि वो नंबर आ जाए जो आपको पूछना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 6 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 36। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, log ऑफ 6 बेस किसका, 36 का। ठीक है, ये 2 होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं इसे, जैसे मैंने गलत बोल दिया अभी, log ऑफ 36 2 बेस 6 दैट इज 2, ऐसे बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्या है आपके एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, और ये क्या है आपकी लॉग फॉर्म है। क्या है, लॉग फॉर्म। क्या है, लॉग फॉर्म। अगर लॉग फॉर्म को आप कन्वर्ट करोगे एंटी लॉग में हो जाएगा वापस। कैसे हो जाएगा, देखो, अगर आप log ऑफ 36 2 बेस 6 दैट इज कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये बूढ़े वाली हरकत करता है। इसका ग्राफ भी जो था वो कैसा बन रहा था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को पता है EX आपका और ln(x) क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, वो ग्राफ वगैरह का कुछ हमारा फंडा नहीं है, हमें तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने से इनकी हेल्प नहीं पड़ती। बाकी मैं मैथमेटिक्स तो पढ़ाऊँगा नहीं आपको भाई। दूसरी चीज़ यहाँ पे लॉग क्या है आपका, बूढ़ा। जैसे ही बूढ़े के पास डंडी होती है भाई, इसको डंडी पड़ेगी। जैसे ही इसके पास डंडी पड़ेगी तो यहाँ पर जो इसके चरणों में बैठा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, किसी दूसरे के चरणों में, और ये चरणों में किसके में चला जाएगा, इसके में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 36 इज इक्वल टू 6 की पावर 2। तो आ गई नहीं आपकी एंटी लॉग फॉर्म। यही क्या होती है आपकी एंटी लॉग फॉर्म होती है। ठीक है, डंडी पड़ते ही लोग
भाग जाते हैं। अगर ये बकवास सी चीज़ भी समझ में आती है आपको तो ठीक है। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सभी को पता होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता है आपको। हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/KT ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाई AT, यही फॉर्मूला होता है ना। या थोड़ा सा आप इसे इलोबरेट करोगे लॉग की फॉर्म में तो इसे कैसे, क्योंकि लॉग तो आपने पढ़ लिया है तो ln को कन्वर्ट करेंगे लॉग के अंदर तो 2.303 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो K इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाई AT, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ये भी आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ और बताई थी, KT इज इक्वल टू ln ऑफ एनोड माइनस के ln ऑफ AT। ये भी क्या है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपके पास ये दिख रहे हैं जो आपको ये, ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं वहाँ पर। यह आपने पढ़ लिया था। सेकंड चीज़ क्या पढ़ी थी हमने, हाफ लाइफ। क्या पढ़ी थी, हाफ लाइफ। बताओ हाफ लाइफ क्या होती है। किसी भी कंप्लीट रिएक्शन को, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो अगर आधा रिएक्टेंट बन चुका है, आधी रिएक्शन प्रोसीड हो चुकी है, तो जितना आधा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना है, आधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, उस टाइम को क्या बोलते हैं आपका, टी हाफ बोलते हैं। तो टी हाफ क्या था इसका बताओ, टी हाफ क्या था, 0.693 अपॉन के था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एनोड का कोई टर्म ही नहीं है जो यहाँ पर इसके डायरेक्टली रिलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, फुल लाइफ था। फुल लाइफ कैसे डील किया था हमने, बताओ फुल लाइफ कैसे डील किया था। T100% बताओ, T100% क्या होता है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनफाइनाइट होता है। मतलब आप थ्योरेटिकली वी कैन नॉट डिसाइड हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। ये हमने अभी तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड किए थे। हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे, ठीक है। आपने क्वेश्चन समझ में आए हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ में आए हो तो और बढ़िया बात है, ठीक है। आप मजाक में मत लिया करो इस चीज़ों को, ठीक है। मैं मजाक में बोल देता हूँ लेकिन आप सीरियस रहा करो 24 घंटा। अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है N2O5, ये ब्रेक हो रहा है 2NO2 प्लस के हाफ O2 के अंदर। आगे पूछा आपने और कुछ बोला इसने, इन 3600 सेकेंड्स 90% ऑफ N2O5 इज डिसोसिएटेड, ठीक है, वो डिसोसिएट हो जाता है। और आगे क्या है इसमें, वो डिसोसिएट हो जाता है, अरे खुल जा सिम, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ठीक है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट पूछा आपसे। रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, कैसे। और एक चीज़ आपसे मैं पूछूं तो के की यूनिट क्या होती है, वो टाइम का इन्वर्स होता है। वापस लौटते हैं, हमारी रिएक्शन है N2O5, रिएक्शन गिव्स 2NO2 प्लस के हाफ O2। बताओ इनिशियल टाइम पर जब तुम्हारा 0 टाइम था तो यहाँ पर ये एनोड रहा होगा, ठीक है, ये 0 रहा बना होगा, ठीक है, टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अब वो टाइम बोल रहा है आपके लिए 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड में यहाँ पर ये AT बना होगा, कुछ क्या बना होगा, AT बना होगा। अब देखने वाली बात है ये AT की वैल्यू आई कितनी है। इसने बोला है 90% डिसोसिएट। 90% डिसोसिएट का मतलब क्या है, 90% डिसोसिएट का मतलब क्या है, 90% डिसोसिएट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है,
अब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है। अगर एनोड 90% तो यहाँ पर 0.9 एनोड क्या हो चुका है, ये डिसोसिएट हो चुका है। कहाँ से? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। अगर ये आपका डिसोसिएट हो चुका है तो अमाउंट रिमेनिंग कितना बचा होगा, 0.18 बचा होगा। और यही क्या है, आपकी एटी की वैल्यू है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने किस पे आते हैं, रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के T लॉग 10 बेस पे रहेगा वो तो, ठीक है, एनोड बाई एटी, ठीक है। तो यहाँ पर K इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना आपका यहाँ पर बताओ, 3600 सेकेंड। और यहाँ पर लॉग एनोड और एटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.1 एनोड। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से से एनोड खत्म, तो लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है। तो K इज इक्वल टू ये पूरा लॉग 10 कितना हो चुका है, 1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2.303 डिवाइड बाय 36, इतना क्या हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए, जिसको आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को भी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is completed 87.5%, 87.5% आपका कंप्लीट होता है कि कितने मिनट में, 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट होता है। आपसे बोला है टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन, टाइम टेकन फॉर कितना 75% कंप्लीशन। 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 87.5% में 30 मिनट लगता है, तो 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आपको कम ही टाइम लगेगा भाई। 87% में इतना टाइम लग रहा है तो 75 में तो और भी कम लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़ा आसान तरीके से सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको पता है, एगोज टू कुछ प्रोडक्ट बना होगा नहीं बना होगा भाई, बिल्कुल बना होगा। अब यहाँ पर टाइम जब तुम्हारा 0 रहा होगा तो ये एनोड रहा होगा, बिल्कुल। टाइम की बात कर रहे हैं हम 30 मिनट की, कितनी बात कर रहे हैं, 30 मिनट में। 30 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है कितना, 87.5%। 87.5% यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, तो ये आपका 0.875 एनोड जा चुका है, क्या बन चुका है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है। बताओ बचा कितना होगा, आपका 0.125 एनोड यहाँ पर बचा होगा, और यही आपका क्या है यहाँ पर 80, ठीक है। अपना रेट कांस्टेंट निकलेगा, यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो K इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन के टाइम कितना आपका 30 मिनट, लॉग ऑफ कितना है यहाँ पर, एनोड डिवाइड बाय 0.125 एनोड, ठीक है। ये कैंसिल, यहाँ से एनोड खत्म हो गया, तो यहाँ पर डिवाइड में पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा 1000, इसे कट करेंगे यहाँ तो 8 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 8। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के 30 लॉग ऑफ 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 2 की पावर जैसे मैंने 3 लिखा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन के 30 आगे पावर आगे आ जाएगी इंटू के, और यहाँ पर log 2 कितना होता है 0.301, ठीक है। ये किसके अंदर आ गया आपका मिनट इनवर्स के अंदर क्या आ चुका है आपका। अभी इसे काटो मत, ठीक है। ये हमारे पास K आ चुका है, क्या आ चुका है, K आ चुका है यहाँ पे। अगर ये हमारे लिए K आ चुका है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगेन हमारा ऐसे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। टाइम 0 पर ये कितना रहा होगा, एनोड रहा होगा।
अब ये 75% डिसोसिएट हो चुका है। डिसोसिएट मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है, तो ये 3/4 एनोड क्या हो चुका है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है। बताओ यहाँ पर टाइम, किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, किस टाइम की बात कर रहे हैं, वो टाइम तो आपको निकालना है। वही तो टाइम निकालना है कि 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 80 आएगा, और 80 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 एनोड, दैट इज एनोड/4, क्योंकि एनोड में से 3/4 एनोड जाएंगे तो यही आपका अमाउंट बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और ज़्यादा आगे देखते हैं। देखो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर टाइम बताना है। क्या बताना, टाइम। अकॉर्डिंग टू अवर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है, K = 2.303/KT log ऑफ एनोड/80। हमसे पूछा गया, टाइम पूछा है, तो ऐसा करते हैं, टाइम यहाँ पर इधर की साइड ले जाते हैं, तो डिवाइड में क्या बन जाएगा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है कितना आपका, बताओ। रेट कांस्टेंट आपका 2.303 इंटू के 30, नहीं 30 नीचे 3 और यहाँ पे है इंटू 0.301 और डिवाइड में कितना है 30, तो ये ऊपर आ जाएगा 30। ठीक है, ये आपका T आ गया। T के बाद यहाँ पर एनोड डिवाइड बाय 80 कितना है यहाँ पर, एनोड/4, एनोड/4, तो एनोड से एनोड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर log 4 कितना बन जाएगा। ठीक है, तो T = बनेगा आपके पास 2.303 इंटू 30। ठीक है, 30 इंटू के log 4, log 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 0.301। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, log 4 ऐसे लिखेंगे, log 4 को ऐसे लिखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, log 2, हाँ, डिवाइड बाय क्या कर देंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय log 4 ही बचेगा या फिर कुछ और, हाँ log 4 ही बचेगा। 03011 2.303 इंटू 3 इंटू 0.03 डिवाइड बाय 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, अब हम किसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर, 2.303 इंटू 3 इंटू 0.301। ठीक है, 2.303 से ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ये 10 टाइम जाएगा और 10 2 जा 20, मतलब आपका 20 मिनट क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा इस 75 रिएक्शन को कंप्लीट करने में। कितना, 75% रिएक्शन को कंप्लीट करने में आपके पास टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम आपके पास लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपको लैंग्वेज देख के क्वेश्चन को पता करना होता है कि क्या पूछा और क्या नहीं पूछा है। कॉपी कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो, हमने अभी क्वेश्चन किए थे, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कुछ इसी विशेषताएं हैं। ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अभी मैंने क्वेश्चन किए थे, इनको आप शायद चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, तो बड़े ध्यान से देखिए इस करेक्टरिस्टिक को, थोड़ा सा पहला वाला जो करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं आपकी। देखो, हमारे पास इनिशियल अमाउंट था एनोड, था ना, बिल्कुल। एनोड से क्या बना था ये, एनोड/2। कब, जब हमारी यहाँ पर क्या थी, एक टी हाफ थी। ठीक है, एक टी हाफ में ये एनोड बाई क्या हो गया, ये डिसोसिएट हो गया और 80 इतना बचा होगा आपका। ठीक है, आपका ये एनोड/2 हो गया।
NO/2 होने के बाद में फिर क्या हो जाएगा, ये NO/4 हो जाएगा। अगर मैं इसको एक टी हाफ और दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगले टी हाफ में ये NO/4 बन जाएगा। एक टी हाफ और देता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा NO/8 बन जाएगा। एक टी हाफ और दूंगा इसे तो क्या बन जाएगा, NO/16। एक टी हाफ और दूंगा इसे तो ये बन जाएगा NO/32 बन जाएगा, नहीं ये बन जाएगा। इसी तरीके से आगे प्रोसीड होता रहेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका इनिशियल अमाउंट है, ये एनोड क्या था, आपका इनिशियल अमाउंट है। बताओ यहाँ पर टी हाफ का मतलब क्या है, टी हाफ का मतलब यहाँ पे ये है कि ये 50% क्या हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो डिसोसिएट होने का परसेंटेज है वो कितना है, यहाँ पर डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है, यहाँ पर 50%। कितना है, 50%। बताओ बच कितना गया यहाँ पर, NO/2। कितना बच गया यहाँ पर, NO/2। मतलब यहाँ पर 50% चला गया, कितना यहाँ पर चला गया, कितना 0.5 NO। ये तो आपका चला गया किसमें, प्रोडक्ट में, जबकि 0.5 NO क्या हो गया यहाँ पर, ये बच गया, ठीक है। मतलब रिमेनिंग अमाउंट कौन सा आपका 0.5 और 0.5 क्या है आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला गया। पहली टी हाफ की कंडीशन ये है, किसकी कंडीशन है, पहले टी हाफ की कंडीशन ये है। बताओ इनिशियल अमाउंट क्या था आपका, इनिशियल अमाउंट था आपका कितना था, NO/4। कितना था, NO/4। कितना था भाई, NO/4। तो देखो ये हमारी पहली टी हाफ की कंडीशन है। दूसरी टी हाफ की कंडीशन क्या है, बताओ जो कुछ ये आपको दे रखे हैं ना, NO दे रखा है, NO/2 दे रखा है, NO/4 दे रखा है, NO/8 दे रखा है, ये सभी क्या हैं आपके, ये आपके AT की वैल्यू है। किस पी, AT की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है भाई, AT की वैल्यू है। अगर ये सभी AT की वैल्यू हैं, अब हम रिलेट करने जा रहे हैं सेकंड वाले को। बताओ AT की वैल्यू 1/4 कब रही होगी, अगर AT की वैल्यू 1/4 कब रही होगी, बताओ NO कब रही होगी, बताओ। इधर की साइड हम कैलकुलेटिव पार्ट कर देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ पे कर देते हैं हम। जो कुछ भी सॉल्व करेंगे इनके लिए रफ मान के चलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को, उधर आपका फेयर मान के चलते हैं, ठीक है। अब NO माइनस के NO/4, बताओ ये कब बना होगा आपका, अगर आप बच्चे हैं बिल्कुल तो ऐसे 4NO माइनस के NO, तो ये कितना बचेगा, 3/4 NO बचेगा, नहीं बचेगा। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75, यही होता है ना, 0.75 NO, यही होता है ना। मतलब यहाँ पर जो 0.75 क्या हो गया, यहाँ पर डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया, डिसोसिएटेड अमाउंट है ये, ठीक है। तो डिसोसिएटेड अमाउंट कितना यहाँ पर आपका है, डिसोसिएटेड परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन है यहाँ पर 75%। कितना है, 75%, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है यहाँ पर आपकी कितनी कंप्लीट होती है, 75%। बताओ यहाँ पर बचा कितना होगा, यहाँ पर बचा होगा आपका, बताओ 0.25 NO। क्या होगा, 0.25 NO यहाँ पर क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। सेकंड चीज़ अब हम रिलेट करने जा रहे हैं NO से, अब किसको रिलेट करने जा रहे हैं, NO/8 को। किसको रिलेट करने जा रहे हैं, NO/8 को हम यहाँ पे रिलेट करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को। हमारा NO से कितना गया है, NO/8। अगर ये NO/8 गया है, यहाँ पर 8 लिया मैंने, 8 NO माइनस के NO, ये कितना बचेगा, 7/8 NO। और 7/8 NO कितना बनता है, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके थोड़ा सा। 7/8 NO, 7/8 NO बचता है आपका 0.875 NO, 0.875 NO। मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन है, वो कितना बताओ भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 87.5% क्या हो चुका है, चला गया है। बताओ बचा कितना होगा,
रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा होगा बताओ? रिमेनिंग अमाउंट बचा होगा आपका 0.125 एनोड। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना बचेगा? 12.5% क्या होगा आपका ये बचा होगा। कब? जब आपका एनोड बाई 80 रहा होगा। तो अगली यहाँ से एनोड से अगली 80 हाफ दिया आपने तो कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? 87.5% आपका डिसोसिएशन हो चुका है। ठीक है, मतलब 1 2 3 हाफ लाइफ में आपकी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाती है? 87.5% कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल। अगला अब हम रिलेट करने जा रहे हैं, एनोड से रिलेट करने जा रहे हैं अब हम एनोड बाय 16 को। किसको रिलेट करने जा रहे हैं? एनोड बाय 16 को। देखो अगर मैं एनोड बाय 16 को यहाँ पर रिलेट करने जाऊँ तो एनोड माइनस के एनोड बाय 16, ठीक है, तो यहाँ पर 16 रखा, 16 एनोड माइनस के एनोड 15/16 एनोड, और 15/16 एनोड कितना बनेगा? 15/16 ये बनेगा आपका यहाँ पर 1 सेकेंड, ये बनेगा आपका 0.9375 0.9735। मतलब यहाँ पर आपका इतना क्या कितना हो चुका है? यहाँ पर ये डिसोसिएट हो चुका है। क्या हो चुका है? डिसोसिएट हो चुका है। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितनी है यहाँ पर बताओ? परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितनी है बताओ? कितने डिसोसिएशन परसेंटेज यहाँ पर? 97.35% इस टी हाफ पर ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं किसका? इस वाले का। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा हमारे पास? इस वाली कंडीशन में एक टी हाफ और देने पर हमारी रिएक्शन 97.35% क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 93.75, सॉरी उल्टा लिख दिया, 93.75 इतना परसेंट क्या हो जाता है हमारे पास? ये डिसोसिएट हो जाता है। 93.75% जो रिएक्शन कंप्लीट होती है वो किस टाइम पे होती है आपकी बताओ? एक टी हाफ और देने पर होती है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट कितने पे होती है? 93.75% रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 1 2 3 4 टी हाफ में। कितने टी हाफ में? 4 टी हाफ में। उसके बाद देखो, सॉरी ब्रेकअप हो गया इसका। उसके बाद यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट बताओ कितना बच गया होगा? अगर मैं रिमेनिंग अमाउंट पूछूँ यहाँ पे, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया होगा बताओ? ये बच गया होगा आपका 25 और यहाँ पे 6.25%। ठीक है, इतना ये बच चुका होगा। ठीक है भाई। उसके बाद अब रिलेट करने जा रहे हैं हम किसको? एनोड से एनोड बाय 32 को। अगर मैं रिलेट करने जा रहा हूँ एनोड माइनस के एनोड बाय 32 को, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा आपका 31/32 एनोड। ठीक है, और ये आपका आएगा यहाँ पे, ये आ रहा भाई यहाँ पे आपका, सॉरी रुको 1 सेकेंड, $0.96875 एनोड यहाँ पर जा चुका है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया यहाँ पर? परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हो गया आपका यहाँ पर 96.875%। मतलब एक टी हाफ और दी हमने, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई? 96.875 अप्रोक्स। ठीक है, इतना ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों से हमें क्या कंक्लूजन निकला? इसी टाइप से आगे भी आप करते रहोगे तो ये अब की बार एनोड बाय 64 हो जाएगा। अगर और ज़्यादा करोगे तो ये एनोड बाय कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। और टी हाफ और दोगे तो इसे, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर? हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनली यहाँ पर कि जो टी हाफ है
जो टी हाफ है आपकी वो कितने परसेंट कंप्लीट, मतलब कितने टाइम है, मतलब कोई रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, उसके लिए टी हाफ कितनी लगेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल हमें जो यहाँ पे चीज़ नोट डाउन करनी है वो है आपकी ये वाली रिएक्शन, ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट है। बताओ अगर हमें किसी रिएक्शन को कंप्लीट करना है 50%, कितना कंप्लीट करना है 50%, तो उसमें कितनी टी हाफ लगेंगी, 2 टी हाफ लगेंगे, नहीं लगेंगे भाई, बिल्कुल सॉरी 1 टी हाफ लगेगी। ठीक है, 1 टी हाफ लगेगी। अगर हमें रिएक्शन कंप्लीट करनी है T75%, ठीक है, हमें रिएक्शन कितनी कंप्लीट करनी है T75%, तो T75% देखो कितना कंप्लीट हो रहा है, 1 टी हाफ 2 टी हाफ, तो यहाँ पर 2 टाइम ऑफ टी हाफ में ये कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, अगर मेरे को कंप्लीट करनी है यहाँ पर 87.5%, ये कितने टाइम टी हाफ है, 3 टाइम ऑफ टी हाफ। इसी टाइप से आगे आपका अगर T99.9% आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो 10 टी हाफ में कंप्लीट होती है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, 100% कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि हम थ्योरेटिकली ये नहीं बता सकते कि कोई रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीट होती है। तो सिंपल आप मैक्सिमम पीक पॉइंट देख सकते हैं कि 99.9% पर भी आपकी टी हाफ कितनी लग रही है, 10 टी हाफ यहाँ पे लग रही है। बिल्कुल क्लियर समझ में आया। उसके बाद अगर आपका टी आपको 96.8% आपको कंप्लीट करना है, तो देखो कितनी टी हाफ लगेंगी, 1 2 3 4 5, कितनी लगेंगी, 5 टी हाफ, 5 इंटू टी हाफ। इसी टाइप से आपको इन 2-4 टी हाफ को यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें बस ये ध्यान रखना, ये करेक्टरिस्टिक है इसका। अब ये किस तरीके से अपने लिए बेनिफिशियल है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख गए होंगे। यहाँ से और यहाँ तक आपको देख रहा होगा कि कंप्लीट फ्लो चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है और इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है आपका, ये है। ठीक है, किस तरीके से अपने फर्स्ट ऑर्डर के जो रिएक्शन के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में किस तरीके से बेनिफिशियल होगा, ये तो शायद आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो पहले क्वेश्चन थे आपके, जो मैंने स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन कराए थे ना, 1-2 क्वेश्चन कराए थे, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर इसी मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉपी नाउ, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब जो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक सीखी है पहली वाली शॉर्ट ट्रिक वाली, तो उससे आपको क्लियरली ये आइडिया लग गया हो गया कि अगर आपकी 50% रिएक्शन कंप्लीट करनी है, मेरे को कितनी कंप्लीट करनी है, तो वो एक टी हाफ में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है, टी हाफ में। मतलब अगर आपको 75% के कंप्लीट करनी है तो इसमें 2 टी हाफ लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 टी हाफ। अगर आपको 87.5% रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो उसमें 3 टी हाफ लगेंगे। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है यहाँ पे 93.43% कुछ अप्रोक्सीमेटली अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो इसमें 4 टी हाफ लगेंगे। ठीक है, अगर आपको 99.99% रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो ये 10 टी हाफ में कंप्लीट होता है। इतना ही आपको ये थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर पूरी तरीके से याद रखना है। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन जो हमने कराए थे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से, बस मेरे को क्वेश्चन लिखने की देर है, बाकी आप आंसर क्वेश्चन लिखने से पहले ही बता दोगे। ठीक है, जैसा हमारा एक क्वेश्चन था, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 87.5% completed in 30 मिनट्स। 30 मिनट में कितनी कंप्लीट हो रही है, 87.5% क्या हो रहा, अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है ए नोट से कहाँ तक, हाँ किसी टाइम 30 मिनट पर। कैलकुलेट करना आपको टाइम कि 75% कंप्लीशन कितने में होगा। ठीक है,
जाहिर सी बात है, मेरे को पता है, मेरे को क्या पता है कि अगर आपकी 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें कितनी टी हाफ लगती है बताओ? 3 टी हाफ लगती है ना। अगर इसमें 3 टी हाफ लग रही है, बताओ ये टाइम कितना दे रखा है? ये टाइम दे रखा है आपके लिए 30 मिनट दे रखा है ना, बिल्कुल हाँ, ये 30 मिनट दे रखा है। अगर ये 30 मिनट दे रखा है तो यहाँ पर टी हाफ कितना आ जाएगा बताओ? टी हाफ कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 मिनट। कितना आ जाएगा? 10 मिनट। कितना आ जाएगा भाई? 10 मिनट्स। इसका क्या आ जाएगा? टी हाफ की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, आ चुकी है। अब ये टी हाफ निकल गया, हो गया अपना काम। कैलकुलेट करना मेरे को यहाँ पर टी 75%। बताओ 75% अमाउंट डिसोसिएट होने में कितनी टी हाफ लगती है? 2 टी हाफ लगती हैं। टी हाफ की मेरे को वैल्यू पता है, कितनी है बताओ यहाँ पर? 2 × 10 दैट इज़ 20 मिनट, दैट इज़ 20 मिनट। तो यही आंसर था, वो नहीं था, बिल्कुल वही तो आंसर था ये, ठीक है। 20 मिनट क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो मैंने पहले करा दिया है, वही वाला क्वेश्चन है आपके पास। वो क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75 कंप्लीट इन 10 मिनट। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is completed in 10 मिनट। ए फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीटेड 10 मिनट, कितना? 75% इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितनी बन रही है? वो कन्वर्ट हो रही है 75%। आगे बोला इसने कैलकुलेट टी हाफ। कैलकुलेट, मेरे को टी हाफ कैलकुलेट करना पहला तो, और दूसरा मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ पर 87.5% में कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्या आपका टाइम बताना है जब रिएक्शन आपकी 87.5% कैलकुलेट हो जाएगी। तो टी हाफ मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ पर पहले। तो हमें पता है कि टी 75% में कितनी टी हाफ लगती है बताओ? कितनी टी हाफ लगती हैं? 2 टी हाफ लगती है। अगर यहाँ पे 2 टी हाफ लगती हैं तो जाहिर सी बात है ये टाइम कितना ले रहा है? 10 मिनट, और 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5 मिनट। टी हाफ कितना आ गया यहाँ पर? 5 मिनट। कितना आ गया? 5 मिनट क्या आ चुका है यहाँ पर? टी हाफ आ चुका है। अगर ये टी हाफ आ चुका है तो हमारे पास अब टी 87.5% कंप्लीशन में कितनी टी हाफ लगती है? 3 × टी हाफ। लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ पर टी 87.5% में आपका 3 × 5 दैट इज़ 15 मिनट्स। तो आप किस मेथड से जाना चाहोगे, उस वाले मेथड से या फिर इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे आज मैंने कराया था, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के बेस पर, ठीक है। तो ये पहली अपनी करेक्टरिस्टिक है। सेकंड करेक्टरिस्टिक आपकी लैम्डा से रिलेटेड है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होती हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। हाल फिलहाल आपके लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, बाकी लोग अपना ख्याल खुद रख लेंगे। तो टिल देन बाय।